नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सवाल छत्तीसगढ़ का। मैं हूं साधना पांडे। सरकार बदली, समय बदला और हालात बदल गए। 4 साल पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर्याप्त फंड मुहैया नहीं करवाया गया। अब 4 साल के बाद आज विभागीय मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के लाखों आवासहीन लोगों के लिए एक पत्र लिखा और पीएम आवास मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आभार व्यक्त किया। लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सिर्फ उपलब्धियों का जश्न मनाने से काम चल जाएगा? क्या सभी जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक योजना का लाभ पहुंचा है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान ने इस बहस को गरमा दिया है। बीजेपी इसे अपनी बात की पुष्टि बता रही तो कांग्रेस इसको अलग ही नजर से देख रही है। आज इसी पर होगी बात, करते हैं शुरुआत। तो छत्तीसगढ़ में पीएम आवास निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास में से 10 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन इस पत्र में टीएस सिंहदेव का उल्लेख करने के बाद प्रदेश की सियासत फिर से गरमा चुकी है। पूरे मामले को समझने के लिए पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर सियासत नई नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय से प्रदेश में पीएम आवास को लेकर सड़क से सदन तक बवाल हुआ। राज्यांश नहीं देने की वजह से पीएम आवास नहीं बन पाए। विवाद इतना बढ़ा कि तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव को विभाग छोड़ना पड़ा। यहीं से भाजपा ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में भी टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का उल्लेख किया है। साथ ही 18 लाख आवासों में से 10 लाख आवास पूर्ण होने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति भी आभार जताया। इस मामले में दिलचस्प ये भी है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव विजय शर्मा के पत्र और उसमें लिखी बातों का समर्थन भी कर रहे हैं। वे स्वीकार करते नजर आए कि कांग्रेस सरकार के समय में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे थे, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री उन्हें आज भी याद करते हैं। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। टीएस की स्वीकारोक्ति और भाजपा पर तंज को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके जमाने में 18 लाख आवासहीन परिवारों का हक छीना गया था। मात्र 2.5 साल में भाजपा की सरकार ने 10 लाख आवासों को पूर्ण कर जनता को सौंप दिया है। याद इसलिए भी आएगी टीएस सिंहदेव जी की, उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था। 18 लाख लोगों को उनके पक्का मकान से वंचित किया था, इसलिए याद आएगी। एक चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि प्रदेश में इतने आवास पूर्ण हुआ। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है और सामंजस्य भी नहीं है दोनों के बीच में, कि बताना पड़ रहा है उप मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को। प्रदेश का मुखिया है, उन्हें तो सब पता होना चाहिए, सभी विभागों के बारे में पता होना चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं तो उसके लिए उनका शुक्रिया जरूर है। बाकी जहां तक उन्होंने पत्र में लिखा, ये सही है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे और क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था, मुझे ऐसा लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ एक आवश्यक काम, तो मुझे पीछे हो जाना है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास एक बार फिर चर्चा में है। राहत की बात यह है कि 18 लाख आवासों में से 10 लाख आवासों के निर्माण पूरे कर लिए गए हैं। राज्य सरकार इसे जहां उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, वहीं आवास के मुद्दे पर सरकार की यह उपलब्धि विपक्षी खेमे के बीच अंतर्द्वंद को भी उजागर कर रही है। बहरहाल यही उम्मीद की जा सकती है जल्द से जल्द प्रदेश में सभी आवासहीनों को छत मिले। इसी तेजी के साथ शेष पीएम आवास के निर्माण भी पूरे कर लिए जाएं। गौरव शर्मा, रायपुर।
तो 18 लाख का संकल्प है और 10 लाख आवास पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस पर सियासत अब भरपूर हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे हम करवाते हैं। हमारे साथ है जसविंदर बग्गा, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका INH न्यूज पर। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत सर आपका भी। हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है INH 24/7 पर। सबसे पहले सुरेंद्र जी आप ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि आखिरी जो बयान आपने सुना होगा TS सिंहदेव का, TS बाबा साफ कह रहे हैं कि उस वक्त काम नहीं कर पा रहा था इसलिए इस्तीफा दिया। वो काम नहीं कर पा रहे थे, इस्तीफा उनको देना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब काम कर रही है, आवास मिल रहे हैं, तो आप लोग उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जवाब। जी, मेरा निवेदन है, पत्रकार हैं, TS सिंहदेव जी का बयान एक बार फिर सुनिए। मैं उनके बाजू में था उस वक्त। कहा उन्होंने ये कहा कि आवास नहीं बन पा रहे थे इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। देखिए सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जो TS सिंहदेव जी ने नैतिकता के नाते, क्या हुआ था 2015 में जब ये योजना शुरू हुई, ये नई योजना नहीं थी। मोदी सरकार ने नाम बदल के इस योजना को शुरू किया। 2015 में जो लक्ष्य तय किया था छत्तीसगढ़ के लिए 18,75,585 हितग्राही उसमें लक्ष्य में शामिल किए गए थे। 2022 में मोदी सरकार ने पूरे देश के लिए इस योजना को 2027 तक एक्सटेंड किया। छत्तीसगढ़ को जो लक्ष्य निर्धारित था उसको उस साल में 22-23 के लिए रद्द किया और योजना को 2027 तक एक्सटेंड किया। तो जो हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार के साथ न्याय नहीं हुआ। उससे व्यथित होकर TS सिंहदेव जी ने इस केंद्र की सरकार की उपेक्षा और दुर्भावना के चलते जो है विभाग सौंपा था, क्योंकि नहीं बन पा रहे थे। सच्चाई है। और उसके पीछे कारण क्या है? उस समय तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने अक्टूबर 2023 में 3234 करोड़ का प्रावधान, बजट प्रावधान किया था और 800 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक से मैचिंग ग्रांट के लिए राशि स्वीकृत की। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने योजना को 2027 तक एक्सटेंड किया और छत्तीसगढ़ के हक और अधिकारों का गला घोटा। उसके चलते ये परिस्थिति आई और केंद्रीय योजनाओं में लक्ष्य तय करने का अधिकार राज्य की सरकार को नहीं होता। विजय शर्मा जी केवल राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ PM आवास की साइट, एक बार आप ही खोल लीजिए। और जो वर्तमान में अभी तक के जो मकान है वो 19,75,650 है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, आपको बता दूं। ये 10 लाख नहीं है। और जब योजना शुरू हुई थी 2015 से लेकर 2018 के बीच में डबल इंजन की सरकार थी। रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब 18,75,585 हितग्राहियों को लाभ मिलना था तो 15 से लेकर दिसंबर 2018 तक रमन सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में इन्हीं की सरकार थी, योजना भी इन्हीं की थी। फिर केवल 2,37,000 आवास क्यों बने? भूपेश बघेल सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा जो है राज्यांश जारी करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा हमने राज्यांश दिया। 10 लाख से ज्यादा मकान बने। 2011 के बाद से यह सरकार जनगणना नहीं करा पाई। नए हितग्राही कहाँ से? सुरेंद्र वर्मा जी मेरा सवाल सुन लीजिएगा सर, सवाल सुन लीजिएगा एक बार कि TS सिंहदेव साहब जो थे, सिंहदेव साहब क्या परेशान नहीं थे? अपने विभागीय जो अधिकारी कर्मचारी थे उनसे नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा दिया था तो 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी थी भूपेश बघेल जी को, जिसमें बताया था फंड की कमी है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। रोक कौन रहा था उनको काम करने से? सुन लीजिए ना, सवाल पूछ रहे तो जवाब तो लीजिए। ये सिंहदेव जी विभागीय मंत्री थे। गरीबों से जो भेदभाव हुआ केंद्र सरकार की उपेक्षा के चलते, जो लक्ष्य को रद्द करके 2027 तक आगे किया गया, उससे व्यतीत थे। निश्चित तौर पर कोई भी संवेदनशील नेता, इनके 11 सांसद हैं, जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात आती है तो इनके मुंह में गली काटुकाता में दही जम जाता है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैंने बहुत वक्त आपको दिया है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और मेरा काम सवाल पूछना है। काउंटर क्वेश्चन तो मैं करूंगी ना, मैं पत्रकार हूं, मैं बैठी इसलिए हूं, सवाल पूछूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगी ना आपके पास। सर इतना भड़किए मत आप, मैं लौटूंगी आपके पास। जसविंदर जी के पास आते हैं। जसविंदर जी, एक बड़ा कीर्तिमान, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी इस पर आरोप लगा रही कि धरातल पर मकान दिख नहीं रहे और जहां पे बने भी हैं तो क्षतिग्रस्त हैं, ठीक से नहीं बने हैं। देखिए साधना जी, कांग्रेस को अपना वो चश्मा उतार के जमीन में जाना चाहिए जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास दिखते नहीं है। बड़ा स्पष्ट है, 2014 में जब हमारी सरकार आई से लेके आज, मैं 11 वर्षों का आंकड़ा बताता हूं, तो 12 वर्ष पूरे हो गए केंद्र की सरकार को। इन 11 वर्षों में हमने 4 करोड़ से ज्यादा कच्चे मकानों को पक्का करने का इतिहास बनाया है। सिर्फ 11 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाकर हमने गरीबों को सौंपे हैं।
अब 4 करोड़ का मतलब समझते हैं? इस बात को सुरेंद्र जी को भी समझना चाहिए। 11 वर्षों में 4 करोड़, यानी हर वर्ष लगभग 36 लाख मकान, यानी हर महीने 3 लाख से ज्यादा मकान। इसका मतलब वो हर दिन 10,000 से ज्यादा पक्के मकान हमने इस देश में बना के गरीबों को समर्पित किए हैं। और सुरेंद्र जी को एक बात याद रखनी चाहिए, आपने पूछा मैं भी पूछता हूं। आपकी सरकार थी, आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की थी, गरीबों के लिए आवास की योजना। 4 वर्ष तक के राजीव गांधी उस योजना को चलाते रहे। उन 4 वर्षों में कितने इंदिरा आवास बने गरीबों के लिए? सुरेंद्र जी बताएं जरूर इस बात को। उन 4 वर्षों में आपने गरीबों को कितने इंदिरा आवास समर्पित किए? और क्यों राजीव गांधी को यह बात सार्वजनिक रूप से बोलनी पड़ी सुरेंद्र वर्मा जी कि जो 100 रुपए हम गरीबों के लाभार्थियों के खाते में भेजते हैं दिल्ली से, वह उनके जेब में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए रह जाते हैं? और क्यों जब प्रधानमंत्री मोदी जी डीबीटी को लागू करने के बाद 2000 की किसान सम्मान निधि भेजते हैं तो क्यों 2000 पूरा मिलता है? क्यों प्रधानमंत्री आवास का पूरा पैसा हमारे लाभार्थियों को मिलता है? इस बात को कांग्रेस को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक आरोप लगाने से सुरेंद्र वर्मा जी कुछ भी नहीं होगा। और देखिए साधना जी, ये प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 4 पक्की दीवारों का और छत का मकान नहीं है। ये हम उन ग्रामीणों की समग्र विकास की परियोजना को लेकर, उनके संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं। हमने पक्का मकान दिया है। उन मकानों में हम साफ जल लेकर जा रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं। उनमें हम शौचालय की व्यवस्था दे रहे हैं, उनमें हम प्रकाश की व्यवस्था दे रहे हैं, उनमें हम उनको उज्ज्वला के माध्यम से गैस का सिलेंडर देते हैं साधना जी, और उन गरीबों को बैंक तक पहुंचने के लिए खाते उपलब्ध कराते हैं जनधन के माध्यम से। यानी ग्रामीण क्षेत्र का एक समग्र विकास इस प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हम लेके चल रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं गर्व के साथ कि 11 वर्षों में हमने 4 करोड़ से ज्यादा। जसविंदर जी ठीक है जसविंदर जी, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 सालों में केंद्र ने अपना सहयोग नहीं दिया, जितना सहयोग केंद्र की डबल इंजन की सरकार इस वक्त आपके लिए कर रही है, कांग्रेस के वक्त क्यों नहीं किया? ये एलिगेशन कांग्रेस बार बार लगाती रही हमेशा से। साधना जी, उस आरोप के पीछे में अगर आपको तथ्य जानना है, अगर आपको सच्चाई जाननी है, तो उस आरोप के पीछे में आपको सिर्फ उन 4 पन्नों के माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के पत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने यह लिखा था कि मैं पंचायत राज मंत्री के रूप में रहते हुए उन गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं जिन गरीबों के कच्चे मकान को पक्का बनाने की जवाबदारी पंचायत मंत्री के रूप में मुझ पर है। और इसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री द्वारा राज्यांश उपलब्ध कराना एक बड़ा कारण है। चूंकि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूं, चूंकि हमारी राज्य की सरकार राज्यांश उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, काउंटर ले लेते हैं, उनका सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। साधना जी, झूठ और लफाजी में होड़ मची है भाजपा के नेताओं में। कभी नहीं कहा कि राज्य सरकार ने राज्यांश उपलब्ध नहीं कराया। 2534 करोड़ राज्यांश का मैचिंग ग्रांट राशि हमारी सरकार ने बजट में किया था, पीएनबी से सैंक्शन था। सुन लीजिए, अपने समय में बोलिएगा। 2011 से यह सरकार की गणना नहीं करवा पाई है, गरीबी रेखा का सर्वे नहीं करवा पाई है। जो नए हितग्राही हैं उनको जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सितंबर 2023 में आवास न्याय योजना शुरू किया था। हमने सर्वे करवाया। आप सरकार में 2018 में, आपको सरकार से लौटना था 2023 में, और आप काम 2023 में प्रारंभ करते साहब अक्टूबर में। और इस बात को आप गर्व के साथ बताते हैं टीवी चैनल में बैठ के। सुरेंद्र जी, 2018 में आपकी सरकार आ गई थी साहब। 2018 में अगर गरीबों की इतनी चिंता थी और काम की इतनी चिंता थी तो आपको 2018 में काम प्रारंभ करना था। वो गरीबी रेखा का सर्वे, वो लक्ष्य का आवंटन और ये और वो फाजी को छोड़िए। सरकारें वो होती है साहब तो बैठकर पहले दिन गरीबों की चिंता करते और काम प्रारंभ करते। सुरेंद्र जी, आप 2023 में सरकार से हटने की तैयारी कर रहे थे, उस समय आप अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। जनता सब समझती है। ठीक है सर, ठीक है सर, इस तरह से अगर डिबेट होगी तो सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा आप दोनों कहना क्या चाह रहे हैं। आप दोनों बने रही, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मैं वक्त दूंगी आपको, एक एक करके बात कीजिएगा। हम बाबूलाल शर्मा जी के पास जाएंगे। बाबूलाल जी, आप किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सफलता को, क्योंकि ऐतिहासिक उपलब्धि देश भर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीएम आवास बने हैं। क्या ये सिर्फ एक उपलब्धि है या वाकई राजनीति हो रही है? क्योंकि जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस कहती रही कि हमें केंद्र की तरफ से पैसे नहीं मिले, हम नहीं बना पाए, मंशा थी हमारी। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमेशा से बवाल की स्थिति में रहा है। आपको याद होगा जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। उस होर्डिंग्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि हमने गरीबों के लिए 18 लाख मकान बनवाए। अगर आपको याद होगा या सुरेंद्र वर्मा को याद होगा या बग्गा जी को याद होगा तो उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि 18 लाख आवास बनाए। तो 18 लाख आवास
दरअसल स्वीकृत हुए थे, हाँ। उनको लिखा गया कि बनाए। तो ये सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये समझ में नहीं आता। अब ये भी सच है कि पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसी मामले में इस्तीफा दिया था, कोई दो राय नहीं कि सच है ये। लेकिन क्यों दिया था उसका उल्लेख सुरेंद्र वर्मा जी ने स्पष्ट किया है। वो सत्य है कि क्या है, ये भी एक परीक्षण का विषय है। सच्चाई जो है वो ये समझ में नहीं आती है, जो प्रत्यक्ष आ रहा है 10 लाख मकान अब बने हैं 2.5 साल में, तो वो जो 18 लाख मकान बनाए वो किस बात का प्रचार था। तो वास्तविकता जो है वो सामने नहीं आ पा रही ढंग से, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो एडवर्टाइजमेंट सही था या अब सही है कि 2.5 साल में हमने 10 लाख मकान बना लिए। जो मकान आप दिखा रहे हैं, मैं जो स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, अगर ऐसे मकान बने हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता गरीबों के लिए। अगर 10 लाख मकान बना करके आवंटित किए गए हैं और ये सत्य है, तो इससे बढ़िया कोई दूसरा काम नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जो है सच्चाई समझ में नहीं आ रही है कि वास्तविकता क्या है। टीएस सिंहदेव जी ने जो किया वो सत्य है, और मैं जहां तक समझता हूँ टीएस सिंहदेव बहुत सच बोलते हैं। लेकिन उसका उदाहरण वर्मा जी ने जो स्पष्ट किया कि किस लिए, क्यों, क्या, किस कारण से नहीं बन पा रहे थे, वो उन्होंने उल्लेख किया। अब सवाल ये है कि अपने अपने बात जो है रखी जा रही है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है हमेशा से बवाल का विषय बना है, इसीलिए बना है कि इसकी सच्चाई समझ में आती नहीं है। जी बाबूलाल जी, यहाँ पे ना मैं मंत्री विजय शर्मा के पत्र का उल्लेख करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि हमारी सरकार ने 26,908 करोड़ की राशि बजट के माध्यम से प्रदान की और प्रदेश के गरीबों को पक्के आवास का जो सपना था वो पूरा किया है। मतलब वो ये भी श्रेय दे रहे हैं कि बजट में इसका प्रावधान किया कहीं ना कहीं, तो हमने, हमारी मंशा थी, हमने करके दिखाया है। हाँ, नहीं ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बजट में प्रावधान किया और उतने में मकान 10 लाख बन गए, 26,000 करोड़ में 10 लाख मकान बन गए और उन्होंने गरीबों को आवंटित कर दिया, तो मैं तो कह रहा हूँ इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता। चाहे वो कांग्रेस सरकार करे चाहे भाजपा सरकार करे, ऐसा अच्छा काम तो अच्छा ही कहा जाएगा ना, अच्छे काम को। लेकिन वास्तविकता क्या है, जमीन परिस्थिति क्या है, वो समझ में आना चाहिए। जनता के बीच जो चर्चा है वो ये है कि ये सब जो है एक प्रकार से जो है झूठ, तो मैं नहीं कहूंगा, जादुई आंकड़े या फिर जो पोस्टर लगा था वो सच था। बताएंगे जसविंदर जी, बग्गा जी बताइएगा, जो पोस्टर पहले लगाए थे जिसका जिक्र कर रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी, वो पोस्टर सही माने हम, या फिर आज जो विजय शर्मा पत्र लिखकर सीएम को बता रहे हैं कि इतने इतने घर बन गए, उसको सच माने? देखिए, दोनों अपनी जगह सही है, और क्यों सही है ये बताता हूं साधना जी आपको मैं। हमने जब 2023 के चुनाव में जनता से वादा किया कि जिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को, गरीबों के आवास को भूपेश की सरकार ने किसी भी कारण से, मैं फिर से कहता हूं कि भूपेश बघेल ने सिर्फ इस कारण से उन मकानों को रोका था क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के नाम से थे। उन आवासों को देख के गरीबों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति श्रद्धा की भावना जगती थी, उनके प्रति विश्वास का भाव आता था कि ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने उनके कच्चे मकान को पक्का किया है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा को लाभ मिलेगा। ऐसा सोचते हुए इस कारण से भूपेश बघेल ने राज्यांश रोका। उन 18 लाख मकानों का जो सीधे सीधे गरीबों को जाने थे, जो गरीब इस देश के छत्तीसगढ़ के रहने वाले 3 करोड़ लोगों में से थे साधना जी, तो वो 18 लाख मकान उन्होंने रोक कर रखे। हमने वादा किया 2023 के चुनाव में, मोदी की गारंटी के नाम से हमने जो घोषणा पत्र यहां पर दिया था जनता के बीच में, हमने कहा था कि पहले दिन हमारे मुख्यमंत्री उस दिन मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे जब उन 18 लाख मकानों के स्वीकृति के लिए दस्तखत करेंगे, और उन्होंने दस्तखत किए। उन 18 लाख मकान जो पेंडिंग थे, जो रुके हुए थे, जो रोक दिए गए थे षड्यंत्र के तहत, उन 18 लाख मकानों को फिर से सैंक्शन किया गया, उस पर दस्तखत हुए, और तब हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास में गए। और ये 2.5 वर्षों में, जो बाबूलाल शर्मा जी उल्लेख कर रहे हैं, 2.5 वर्षों में उन 18 में से 10 लाख मकानों का कार्य पूरा हो गया, आवंटित हो गए हैं। और एक और अच्छा विषय आपको बताता हूं साधना जी, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत 8 लाख और मकानों की स्वीकृति केंद्र से प्राप्त की हुई, 18 लाख मकानों के सिवा भी। अच्छा, इन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के सिवा भी हमारी सरकार ने लगातार पत्र व्यवहार करते हुए केंद्र सरकार से, इस डबल इंजन की सरकार से, इस मोदी जी की सरकार से 8 लाख गरीबों के और मतलब करीब 26 लाख मकान बने। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है ये। ठीक है बग्गा जी, सुरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि अगर देखिए समस्या थी, प्रॉब्लम थी, नहीं समझ आ रहा था मकान कैसे बनाया जाए, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा था, तो चिट्ठी त्यागपत्र के रूप में सीएम भूपेश बघेल को लिखने के बजाय केंद्र को कितनी बार लिखी गई होगी? केंद्र से क्यों नहीं कहा कि हमें फंड नहीं मिल रहा है? क्या लिखी थी चिट्ठी?
साधना जी, मैंने पहले भी कहा कि 2015 से 18 तक डबल इंजन की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 18,75,000 का जो लक्ष्य था, 585 मकान, 18,75,585 का, केवल 2,37,000 बने। यदि गरीबों के प्रति उत्तरदायित्व, गरीबों के प्रति जिम्मेदारी और अपनी नैतिकता रमन सिंह ने थोड़ी भी होती तो वो TS सिंहदेव जी जो कदम उठाए वो रमन सिंह उठाते, क्योंकि रोका तो उनके समय में गया था। हमारी सरकार ने तो 10 लाख से ज्यादा आवास बनाए। मूल बात मेरा सवाल आपसे है, सर आप लोगों ने 10 लाख आवास बनाए नहीं थे। मैंने रिकॉर्ड निकाला है, 2018 से लेकर 23 में 8 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन क्या पूरे हुए क्या? सुनिए ना, एक भी नहीं, आपको एक भी नहीं। अगर होता तो कोई भी सरकार अपने कार्य का अरे बंद कर दीजिए साधना जी, ऐसे बात नहीं होगी। इनका ऑडियो डाउन करिए, इनको अकेले बैठा लीजिए, इनको बैठा लीजिए अकेले। इनको इन्होंने इस तथ्य को लोगों के बीच में कब 6,99,000 आवास बचे थे, जो 18,75,585 का लक्ष्य था दिसंबर 2023 के बाद में, और उसमें भी ऐसे बात नहीं होगी। आप एजेंडा चला लीजिए, आप ऐसे लोगों को बैठा के अपने सभी लोग बोलिए। सुरेंद्र जी, शब्दों की मर्यादा में सर शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करिए। आप उनको सुरेंद्र जी आप बोलिए, मैं वक्त दे रही हूँ। आप चलाइए एजेंडा। नहीं तो शर्मा जी मेरी बात को सुनिए। शर्मा जी मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ। मेरी बात सुनिए, आप कौन कर दे रहे? मैं तो नहीं बोला उनके। मैंने उनका ऑडियो डाउन कर दिया। शर्मा जी मैं आपको 1 मिनट का वक्त देती हूँ, समय खराब हो रहा है। शर्मा जी आप बोलिए। ये मोदी सरकार के ग्रामीण विभाग का साइट है साधना जी, बड़ी विनम्रता से आपको मैं ये कह रहा हूँ, ये पूरे देश का लक्ष्य है, जिसमें छत्तीसगढ़ का लक्ष्य आप देख लीजिए, जो 18,85,585 का था, ये 2015 में लक्ष्य निर्धारित था, और वर्तमान लक्ष्य जो है वो 26,42,000 का है, जिसमें से बने कुल है 19,75,650, और उसमें से 2,37,000 रमन सिंह के कार्यकाल में बने, 9,85,000 ग्रामीण प्लस लगभग 47,000 शहरी आवास, 10 लाख से ज्यादा आवास हमारी सरकार में बने, और उसके बाद ये 10 लाख का दावा कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार झूठ बोल रही है, ये पोर्टल मोदी सरकार का विभाग का झूठ बोल रहा है, या मंत्री विजय शर्मा झूठ बोल रहे हैं। आप तय कर लीजिए, 2011 के बाद से सर्वेक्षण नहीं हुआ, हमारी सरकार ने तो। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, जनता सब जानती है, सब बेहतर तरीके से समझती है पोर्टल पे क्या है, क्या हकीकत में है, क्या पत्र में है, ये तो सब दिखाई दे रहा है। लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना भले ही सियासत का विषय हो, लेकिन इस पूरे विवाद में केंद्र में वो गरीब परिवार हैं जिनके लिए अपना घर एक सपना नहीं होता बल्कि सम्मान होता है। घर बनना सुरक्षा का आधार होता है, क्योंकि आंकड़ों की बहस से ज्यादा अहम होता है उन लोगों के जिंदगी में आया हुआ बदलाव, जिन्हें पहली बार अपने सपनों की छत मिलती है। अब नजरें हैं बाकी बचे आवासों पर, ताकि हर एक जरूरतमंद तक इस योजना का फायदा पहुंचे और सबके लिए आवास का जो सपना है पूरी तरह से साकार हो। फिलहाल उम्मीद है कि राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के घर का सपना सबसे पहले पूरा होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में भी इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH 24/7। नमस्कार।